हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। सीएमए इंटरमीडिएट जून 2024 का जो एग्जाम है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर। पूरा मतलब एक एक क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्टिव में पूरा आंसर आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कैसे, और उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। और ये सजेस्टेड आंसर आप मेरी टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट आंसर रिलीज करेगा थोड़े टाइम के बाद। मैं ये आंसर्स टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ होगा, पिंड मैसेजेस में होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। तो कंप्लीट क्वेश्चन मैंने वैसे पेपर रिव्यू भेजा था, बट पेपर रिव्यू के अलावा उसके अंदर मैंने पूरे तरीके से आपको एनालिसिस नहीं बताई थी आंसर्स के साथ। अब यहाँ पे मैं कंप्लीटली आंसर्स के साथ अपनी एनालिसिस दूंगा, ठीक है जी। आ जाओ जरा सेक्शन नंबर ए। तो आपको पता है इस पेपर के अंदर एमसीक्यूज हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव गिवन। एक पहला, मिसेस पारोल इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग रबर। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, बट आप बहुत सिंपल सी बात है, आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर का काम करते हो तो क्या होगा बताओ सारे। ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग रबर का काम करते हो तो 65 35 कुछ याद आ रहा है कि नहीं। तो 65% कितना बना, 1,62,500। तो ये होगी हमारी एग्रीकल्चर इनकम। क्वेश्चन ने बोला था एग्रीकल्चर इनकम बताओ, डन। अगला क्वेश्चन, Ganesh employed in Moses Limited has received children education allowance of 2,000 per month. He has 3 school going children. How much education allowance is taxable? देखो ऐसा है, आपको 2,000 मिला है, 3 बच्चे हैं, यहां पर चाइल्ड नहीं लिखा, मान के चलेंगे सारा का सारा पूरा कंप्लीटली मिला है 3 बच्चों के लिए टोटल, तो 24,000 मिले हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम के बारे में बात नहीं की गई, अगर तो ये न्यू रिजीम है तो एग्जामिशन मिलेगी ही नहीं, तो यहां पर एग्जामिशन मिलनी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा, अगर एग्जामिनर, क्योंकि देखो डिफॉल्ट रिजीम है, न्यू रिजीम इज नाउ डिफॉल्ट रिजीम। और डिफॉल्ट रिजीम का क्या मतलब है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा और आपने कोई ऑप्ट आउट नहीं किया तो आप डिफॉल्ट रिजीम के हिसाब से चलोगे ना, उस हिसाब से तो आपको एग्जामिशन मिलनी नहीं चाहिए। तो आंसर इसका होगा ए, 24,000 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? न्यू रिजीम के हिसाब से आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, आर एक्वायर्ड एसेट्स 522 72,000 जीएसटी। अब जीएसटी का तो आप आईटीसी ले लेते हो, देखो क्रेडिट ले लिया तो आपको कॉस्ट कितने की पड़ी, 522 माइनस 72, ये पड़ेगा 4.5 लाख रुपए का। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर राधे इज वर्किंग एंड मिस्टर श्याम इज नॉन वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म। और इस फर्म की ऑडिट मैंडेटरी है। जब किसी फर्म की ऑडिट मैंडेटरी होती है ना, तो उनके जो पार्टनर्स हैं वो अपनी रिटर्न तभी भर पाते हैं जब तक फर्म नहीं भरती। तो फर्म भरती है कब, जब ऑडिट मैंडेटरी हो गई। तो फर्म की डेट क्या हो गई, 31 अक्टूबर। तो पार्टनर्स की भी तो ऑटोमेटिकली 31 अक्टूबर हो जाएगी, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो। पार्टनर्स को प्रॉफिट की इनकम, मतलब प्रॉफिटेबल इनकम पता कैसे चलेगी, पार्टनर्स को पता चलेगी जब फर्म के अकाउंट्स फाइनलाइज होंगे। और इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, तो पार्टनर्स की भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर। तो 2 पार्टनर्स हैं राधे और श्याम, दोनों पार्टनर्स की इनकम कब होगी, इसकी आईटीआर की लास्ट डेट 31 अक्टूबर। देखो ये रहा डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ये आंसर्स दिए हुए हैं मैंने यहां पर दिए हुए हैं, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ ले सकते हो। आगे आ जाओ, अमाउंट रिसीव बाय नॉमिनी एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ एनपीएस। जब आप नेशनल पेंशन स्कीम से ऑप्ट आउट करते हो ना दोस्तों, 100% अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, 100%। कब, अगर डेथ पे मिला है पैसा, अगर डेथ पे पैसा मिला है। अगर डेथ पे नहीं मिला तो क्या होता है, अगर डेथ पे नहीं मिला और आपको ये पैसा नॉमिनी को मिलता है ना क्लोजर, एट टाइम ऑफ क्लोजर, तो यहां पर 60% पैसा एग्जेम्प्ट हो जाता है और 40% पैसा क्या हो जाता है, टैक्सेबल। बट वो तब होता है दोस्तों जब ये डेथ वाला केस ना हो, डेथ पर पैसे मिले हैं तो 100% एग्जेम्प्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आंसर इज ए। मिस्टर जियांश सोल्ड हिज कैपिटल एसेट 16 जुलाई 2023 एंड टैक्स पेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 1/25। आपको बताना है एडवांस टैक्स क्या होगा। तो भाई 16 जुलाई की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये कौन सा क्वार्टर हो गया, कौन से क्वार्टर के हिसाब से बोल रहे हैं। 15 सितंबर को कह रहे हैं क्या एडवांस टैक्स देंगे। तो पहला तो होता है 15 जून, 15 जून तक आपको अप टू 15% देना होता है, याद है, अप टू 15%। और 15 सितंबर तक आपको 45% देना होता है। तो 45% हो गया 1,25,000 का कितना, 56,250। तो ये आप एडवांस टैक्स दोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? 15 सितंबर तक। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट फॉर द गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन अ फाइनेंशियल ईयर सो इट इज नॉट विटलेस सप्लाई। 50,000।
50,000 रुपए तक का जो गिफ्ट होता है वो फुली एग्जेम्प्ट होता है, 50,000 से ऊपर पे टैक्सेबल होता है अंडर जीएसटी। जीएसटी में भी 50,000। हाँ, अगर आप सैलरी की बात कर रहे हो इनकम टैक्स में तो वो 5,000 है, और अदर सोर्सेज में इनकम टैक्स में बात कर रहे हो तो 50,000 है। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की लिमिट है, जीएसटी पर्पज के लिए 50,000 है। ठीक है। हु विल लेवी एंड एडमिनिस्टर आईजीएसटी? देखो, अगर आप बात करो सीबीआईसी की तो कुछ बच्चों के दिमाग में सीबीआईसी जरूर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सीबीआईसी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही आंसर है, बट हमें अगर हम लोग लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पर सीजीएसटी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है, एसजीएसटी की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता है, आईजीएसटी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है। वहां पर कहीं पर भी सीबीआईसी का नाम नहीं यूज किया जाता। तो दोस्तों आंसर शुड बी डी, सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट फॉर जनरेटिंग ई वे बिल? जब आपका अमाउंट 50,000 से क्या हो जाता है, ज्यादा, ई वे बिल तब बनता है जब वैल्यू 50,000 से क्या हो, एक्सीड कर जाए, तो ई वे बिल बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पावर टू लेवी जीएसटी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन रिमेन्स विद इन द स्टेट गवर्नमेंट। देखो, ये जीएसटी लगाने की पावर ही नहीं है अल्कोहलिक लिकर पे, साफ ही मना कर दिया। आपको अगर याद होगा सेक्शन नंबर 9(1) जिसमें यह बात लिखी है कि एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर, अल्कोहलिक लिकर पे तो टैक्स लगाने की बात ही नहीं हो सकती। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Along with GST, additional excise duty is levied by state government। अब ये कईयों का सवाल है कि ये स्टेट की जगह पर सेंट्रल होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जाती है टोबैको पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। बट स्टिल अगर मुझे चारों में से कोई एक इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना होगा तो मैं ए ही चुनूंगा। इज दैट क्लियर? ए, बी भी पॉसिबल है बट ए इज द करेक्ट आंसर। अगर चार में से ये, वैसे एक गलत डाला हुआ है क्वेश्चन, इनको यहां पे स्टेट की जगह सेंट्रल लिखना चाहिए था, वो शायद गलती हो गई है। ठीक है, आगे आ जाओ। बाकी पेट्रोल डीजल जीएसटी काउंसिल हैज टू डिसाइड द डेट फ्रॉम विच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। सही बात है, पेट्रोल डीजल में तो फ्यूचर में जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस पे जीएसटी नहीं लगता। हाँ सही बात है, अभी कहां लग रहा है, ये तो ट्रू है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 11th। अंडर जीएसटी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 7 क्या होगा बताओ? जीएसटीआर 7 की ड्यू डेट होती है बेटा 10th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, हर महीने की 10 तारीख। इज दैट क्लियर? वही टीडीएस वालों के लिए, टीडीएस वालों के लिए कौन सी है? 10 तारीख। मिस्टर राजा सप्लाइड अ मशीनरी टू मिस्टर रंका ऑन 28 जुलाई। द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी ऑन दैट डेट वाज 12%। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st August, द जीएसटी रेट ऑफ सच मशीनरी वाज रिवाइज्ड टू 18%. Mr. Raja issued an invoice for the sale of machinery to Mr. Ranka on 4th of August. He received payment for the same on 10th August. बहुत ही सिंपल सा है, ये टाइम ऑफ सप्लाई का केस है। इन द केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, जब चेंज इन रेट होता है, जब रेट को चेंज किया जाता है बच्चों, तो ऐसे सिचुएशन में मैंने आपको 3 भाइयों की कहानी बताई हुई है और उसमें यह बताया गया कि जो डेट ऑफ कंप्लीशन वाला भाई है ना, वो तो बेचारा बड़ा सुस्त भाई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई दीन दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। और आप देखो रेट के बाद ही इनवॉइस इशू किया गया, रेट चेंज होने के बाद, और पेमेंट भी आपको यहीं पर मिली है। इन दोनों डेट्स में से टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। और अर्लियर क्या है? अर्लियर देखो क्या है, इनवॉइस की डेट है 4 अगस्त, पेमेंट की डेट है 10 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर 4 अगस्त। और जीएसटी का रेट क्या होगा? यही वाला होगा 18%, क्योंकि यहां 18 हो गया। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अ क्रेडिट नोट इज इशूड बाय डैश। अरे भाई, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सप्लायर ही बनाता है, सप्लायर करता है ताकि टैक्स को क्या कर सके, कम कर सके। तो बी शुड बी द आंसर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आईजीएसटी कैन नॉट बी लेविड अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट। आईजीएसटी किस पे नहीं लगता भाई? आईजीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी। अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, safeguard duty shall be ceased to have effect on the expiry of। कम से कम कितने साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगती है? 4 साल। और मैक्सिमम कितने साल के लिए? 10 साल। इज दैट क्लियर? यानी 4 years and 10 years। बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन नंबर ए। अब देखते हैं सेक्शन नंबर बी, और इसका आंसर मैंने यहां पे बनाया हुआ है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। विजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, born and brought up at Chennai, left for employment on 20th August 2019 to country X. He returned to India on 5th of June and joined ABC Limited as a CEO. He has the following incomes for the financial year 23-24। तो उसकी कुछ इनकम दी हुई है। आपको पहले तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो मुझे बताओ रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए क्या ही दिक्कत है?
अगर वो 5/6/2023 को आ गया और उसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि आगे कितने दिन रहा, तो मान के चलेंगे 5/6 से लेकर 31 मार्च वो इंडिया में ही है। और क्योंकि वो इंडिया में है तो इसका स्टे 182 डेज से ज्यादा है और इसलिए वो इंडिया का रेजिडेंट है। और अगर आप पिछले 4 सालों की बात करें तो 2000 नहीं, पिछले 4 साल क्यों देखने हैं जब 182 डेज वाली कंडीशन ही पूरी हो गई है ना, तो रेजिडेंट तो आप बन गए। अब क्या चेक करना है, आरओआर या एनओआर। अब आरओआर करने के लिए आप यहां पे देखो 2022-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17। अरे भाई वो इंडिया से बाहर गया ही नहीं। 19 में तो गया पहली बार, यहां पर गया वो पहली बार यहां से, इस डेट से। तो इससे पहले तो वो इंडिया में ही था ना। आपको याद है 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स और 7 सालों में 730 दिन, ये दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाएंगी और इसलिए वो इंडिया का क्या माना जाएगा, आरओआर। तो प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, मिस्टर एक्स इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज ही स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। बोलो यस और नो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वेदर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट। मिस्टर एक्स हैज सेटिस्फाइड बोथ द एडिशनल कंडीशंस। कौन सी वाली, वही कौन सी वाली, 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स है ना, और 7 प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज का स्टे। क्योंकि ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं इसलिए मिस्टर एक्स क्या बोला जाएगा, आरओआर ऑफ इंडिया। अब अगर आरओआर हो जाए, इनकम कहीं से भी कमाओ, टैक्स कहां लगेगा, इंडिया में। याद है कि नहीं याद है। तो अब इनकी सैलरी इनकम दी हुई है 9 लाख, टैक्सेबल हो जाएगी। एफडी का इंटरेस्ट दिया हुआ है 30,000, वो भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बैंक इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम रबर एस्टेट इन श्रीलंका। भाई कहीं से भी कमाया हो, टैक्स कहां होगा, इंडिया में। बिजनेस इन मलेशिया और रॉयल्टी इनकम फ्रॉम कंपनी इन इंडिया, ये सारी इनकम्स उसकी टैक्सेबल हो जाएंगी। तो ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी 17,50,000। क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ था कि इग्नोर 115 बीएससी, इसका मतलब है ओल्ड रिजीम के हिसाब से क्वेश्चन करना था। मिसेस सिमरन इज एचआर मैनेजर इन शिव प्राइवेट लिमिटेड, शी हैज गिवन द डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। सैलरी इनकम ऑफ मिसेस सिमरन दी है, बेसिक सैलरी 70,000, बट ये अप टू 31 जुलाई है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। और फिर इसके बाद बाकी 75 हो गई अगस्त से, तो अगस्त से लेकर मार्च 8 मंथ्स, तो मेरा निकल गया 8,80,000। अब चेक कर लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। दिए 25% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 25% इसका कर देंगे बेसिक सैलरी का, 880 का 25%, 220। बोनस, बोनस कितना है, बोनस कह रहा है इक्वल टू 1 मंथ सैलरी जो कि जुलाई में पे की गई हो। जुलाई में सैलरी कितनी थी, जुलाई में सैलरी थी 70, है ना, 70 थी, तो 70 थी, तो इसका 70 का प्लस 25%, देख रहे ना, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी ऑन बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो एक्चुअल में बेसिक है 70, डीए कितना होगा, डीए होगा 25%, तो 25% 70 का कर दोगे तो कितना आएगा, 17,500, तो टोटल कितना हो गया 87,500, ये आ गया हमारा बोनस। आगे आ जाओ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स आरपीएफ, कितना है एम्प्लॉयर का आरपीएफ, 15% ऑफ बेसिक सैलरी, 15% ऑफ बेसिक सैलरी। एग्जेम्पशन है 12% ऑफ सैलरी, और ये 15% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और बेसिक सैलरी 880 है, उसका 15% आप डाल दो, 132 बनेगा, और उसमें से एग्जेम्प्ट कर दो 12% ऑफ 880। क्योंकि ये नॉट फॉर्मिंग पार्ट है तो भाई सैलरी में तो आएगा नहीं। सैलरी में याद है इसमें क्या होता है, पीएफ वाली सैलरी में बेसिक प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन कौन से वाला, टर्नओवर वाला, बस। बट ना ही डीए फॉर्मिंग पार्ट दिया ना कमीशन दिया, बेसिक पे दिया, तो 880 का ही क्या कर देंगे 12%, इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इतना टैक्सेबल। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो गाड़ी एम्प्लॉयर की है, बड़ी गाड़ी है और पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल के लिए यूज हो रही है, तो बच्चों क्या होता है 2400 रुपए महीना। कब दी गई गाड़ी, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 3 महीने का 2400 इंटू 3 7200। क्या ये बात समझ में आती है। इसके अलावा हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 2 बच्चों के लिए 10,000 रुपए पे किया गया, तो 10,000 रुपए का अलाउंस, उसमें से एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन, देखो एग्जेम्पशन वगैरह मैं तभी माइनस कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ लिया था क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि वो 115 बीएससी से शिफ्ट आउट हो रही है। शिफ्ट आउट हो रही है मतलब ओल्ड रिजीम में जा रही है, तो ओल्ड रिजीम में एग्जेम्पशन अलाउड है, न्यू रिजीम में एग्जेम्पशन नहीं है, ओल्ड रिजीम में तो अलाउड है। 48,000 एजुकेशन फैसिलिटी, उसमें से भी एग्जेम्पशन, क्योंकि मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है, तो मेंटेन बाय एम्प्लॉयर में क्या होगा 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है, तो वो माइनस कर दो, कितना बचा 24,000, 24,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन।
तो ये हो जाएगी मेरी ग्रॉस सैलरी, और उसके बाद सेक्शन 16(1)(a) की डिडक्शन 50,000, इनकम रेट सैलरी हो जाएगी 11,97,900। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर मेरे को सैलरी इनकम निकालनी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है हाउस प्रॉपर्टी का। अब आपको पता है ये तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं, और तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड तो अलाउड ही नहीं है, कोई दो सेल्फ ऑक्यूपाइड अलाउड है। तो आप क्या करने वाले हो, सेक्शन 23(4) लगाने वाले हो, जिसमें लिखा है इफ एसएससी हैज मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी देन ओनली 2 हाउस प्रॉपर्टी एट हिज ऑप्शन कैन बी सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रिमेनिंग शैल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड टू बी लेट आउट। अब ऐसे केस में मुझे कुछ ऑप्शन लेना पड़ेगा। ऑप्शन मैंने एक एक करके किया कि हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया, 2 को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 को डीम्ड टू बी लेट आउट, उससे मैंने इनकम निकाल लिया। जहां डीम हाउस 1 और हाउस 2 है वहां तो निल हो गया जीएवी, बट हाउस 3 में क्या आ जाएगा बताओ, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, और फिर हायर को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस। इसको दिखाने के लिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है, ये देखो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे दिखाते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, हायर ऑफ 1 and 2 2.5, और फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया लोअर ऑफ 3 and 4। ये मेरा आंसर है, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो इसमें होगा ही नहीं, तो मेरा आंसर क्या होगा, 2.5 लाख। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो 2.5 लाख रुपए मेरा हाउस 1 का होगा जब मैं हाउस 1 को लेट आउट दिखाऊंगा। अभी हाउस 1 और 2 को मैंने क्या दिखाया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो यहां निल रहेगा। बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखा है 70 और 1.5 लाख। आपको याद होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एक लिमिट होती है, मैक्सिमम इंटरेस्ट कितने की रिडक्शन देते हैं, 30 की, 30,000। हाँ 2 लाख रुपए है, पर उसकी कुछ शर्तें हैं कि लोन हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, और परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड विद इन 5 years। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जब कुछ ना दिया हो, तो कंडीशन नहीं दी हो, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि 30,000 की ही इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड में। तो 70 है, ये 1.5 है, आपको 30 मिलेगी, 30 इधर, 30 इधर। और यहां पर कितना मिलेगा हाउस 3 में, हाउस 3 में आपको 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पूरे के पूरे इंटरेस्ट की मिल जाएगी, क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है कि नहीं। म्युनिसिपल टैक्सेस तो आपने निकाल ही लिया होगा, 1,15,000 कैसे आया, 1,12,500 कैसे आया, 7.5 लाख म्युनिसिपल वैल्यू है, उसका 15% म्युनिसिपल टैक्स तो ऐसे ही आता है। ये करने के बाद एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया, ये मेरी आ गई हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अब मैंने इनको क्या कर दिया, टोटल करके आंसर लिख दिया 66,250। ऐसे ही मैंने ना हाउस 2 हाउस 3 का पहले ही निकाल लिया था। अब मैं ऑप्शन 2 लेने जा रहा हूं, जहां पे हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 को डीम टू बी लेट आउट, 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब 2 को डीम टू बी लेट आउट ले रहा हूं, तो जीएवी मैं लिख दूंगा 3 लाख, क्योंकि मैंने निकाला हुआ है यहां पर, ये देखो 3 लाख। जीएवी हो गया 3 लाख माइनस म्युनिसिपल टैक्स 52,500, एनुअल वैल्यू आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जब हाउस 2 का माइनस करूंगा तो 30,000 नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लिमिट है ना, लेट आउट के लिए थोड़ी ना। तो लेट आउट में पूरे 1.5 लाख रुपए की मिल जाएगी, यहां 30, यहां 30। ओके, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर इस केस में आ रहा है नेगेटिव 36,250। ये तो बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया कि नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हाउस 1 डीम टू बी लेट आउट, हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया। ऐसे करेंगे तो जीएवी तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, वहां आ रहा होगा 2.5 लाख, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया, एनुअल वैल्यू आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे पूरा लेंगे 70, और यहां पे तो 30, टोटल आ जाएगा ये। तो बताओ विच ऑप्शन इज बेटर, ऑप्शन नंबर 2 इज बेटर, बताओ यस और नो। देयरफॉर मैं कह सकता हूं हाउस प्रॉपर्टी इनकम मेरा आंसर क्या है, 36,250, 36,250। इज दैट क्लियर? इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इट हैज बीन assumed दैट ऑल द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड फॉर क्लेमिंग 2 लाख पर एनम एज डिडक्शन। तो मुझे नहीं पता कि आपके सजेस्टेड आंसर जब आएगा इंस्टीट्यूट तो वो क्या एज्यूम करने वाला है। मेरे हिसाब से असम्पशन, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैंने यही माना कि 2 लाख वाली कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? That's it. अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 3 का बी। मिस्टर अमन इज एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड ऑफ स्टेशनरी आइटम्स रिपोर्टिंग अ टर्नओवर ऑफ 2,99 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। Amount received in cash during 23-24 is 13,50,000 and balance to prescribe electronic mode or before the due date of filing of return section 139(1). His income from the said business as per the books of accounts is 1450। PGBP income आपको दे दी है।
रिटेल ट्रेड इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम. असेसमेंट ईयर 23-24 वाज द फर्स्ट ईयर. असेसी चाह रहा है क्या कि वो प्रिजम्पटिव इनकम दिखाए. आपको एडवाइस देनी है आपसे. जी हां, आपसे पूछा है कि आप बताओ प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट करें या ना करें. अब पहले तो ये बताओ प्रिजम्पटिव इनकम की लिमिट क्या होती है. 2 करोड़. सर ये तो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो प्रिजम्पटिव इनकम मिलेगा ही नहीं. नहीं, एक शर्त और है जो कि अमेंडमेंट है बजट 2023 में. क्या अमेंडमेंट आई थी कि कहीं अगर आपका जो टोटल रिसीट्स है 5% तक कैश रिसीट है, 5% से ज्यादा नहीं है, 5% तक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी लिमिट 2 करोड़ की जगह कितनी लग जाएगी? 3 करोड़. तो सारे बच्चे बताओ, यहां मैं लिमिट लगा दूंगा 3 करोड़ वाली, बट वो तब लगाऊंगा अगर मैं देखूंगा कैश रिसीट कितनी है. देखो 1350 और टोटल सेल कितनी है? 2 करोड़ 99. 299 1350 डिवाइडेड बाय 299 इंटू 100. क्या ये 5% से कम है? जी हां, 5% से कम है. ये बन रहा है 4.5%. इसलिए लिमिट कौन सी लगाएंगे? 3 करोड़ वाली. और 3 करोड़ के अंदर अंदर है, इसलिए ये प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर सकता है. और क्योंकि प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर सकता है, तो हम क्या करेंगे? कैश रिसीट जो होगी 13.5 लाख की, उसका तो हम कर देंगे 8%. और जो बाकी का बच गया 299 मल्टीप्लाई बाय कितना? 6%. 299 माइनस 1350 उसका 6%, ये आ गया 17,30,000. 17,13,000. ये और ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरी इनकम आ जाएगी प्रिजम्पटिव. ये देखो मैंने लिखा है आंसर. Yes, Mr. Aman is eligible for presumptive income since total turnover of business does not exceed 3 crore. The limit of 3 crore is applicable since the cash receipt does not exceed 5% of total receipts. According to presumptive income 44 AD, उस हिसाब से आपकी इनकम आ रही है 1,08,000 ये और 17,13 ये, टोटल आनी चाहिए 18,21. और एज पर नॉर्मल प्रोविजन जो इन्होंने दे दिया है वो दिया है 1450. तो एडवाइजेबल क्या है? इट इज एडवाइजेबल दैट नॉट टू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव इनकम. आपको प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट नहीं करनी चाहिए. इज दैट क्लियर एवरीवन? आ जाओ आगे. फोर्थ का ए, मिस कविता एन इंडिविजुअल सोल्ड एग्रीकल्चर लैंड फॉर 40 लाख ऑन 10th of March. This land is located at 3.6 kilometers from the local limits of municipality whose population is 6 lakh. आपको याद होगा 2 से 6 किलोमीटर की रेंज अगर है और पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे केस में हम उस एरिया को भी अर्बन एरिया बोल देते हैं. तो ये कैपिटल एसेट है, ये कैपिटल एसेट ही है. इट वॉज एक्वायर्ड बाय हर ऑन 30th June 2014. तो इसकी ट्रीटमेंट अलग करेंगे. और एक और वेकेंट लैंड है जो आपने बेच दी है. तो बेसिकली 2 लैंड है जो आपने बेची है. शी सोल्ड वेकेंट लैंड लोकेटेड इन अर्बन एरिया फॉर 75 लाख इन June 23 एंड वैल्यू ऑफ लैंड फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पस इज 80. अब बताओ क्या स्टैम्प ड्यूटी पर्पस वाली वैल्यू लेते हैं ना, स्टैम्प वाली वैल्यू लेंगे या ये लेंगे? सर विच एवर इज हायर लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. हम लोगों को चेक करना पड़ेगा स्टैम्प वैल्यू लेंगे या 75. वो चेक करते हैं 110% ऑफ कंसिडरेशन. 75 लाख का 110% चेक किया, वो आ रहा है 8250. और 8250 से 80 लाख 82,50,000 से 80 लाख कम होता है. इसलिए हम लोग 75 लाख को ही यहां पर सेल कंसिडरेशन ट्रीट करेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? बस बाकी क्वेश्चन नेम नॉर्मल है. एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया अलग बना दिया, ये वेकेंट लैंड बना दिया. अब सेल कंसिडरेशन लिख दी, यहां 40 लाख, यहां 75 लाख. ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एग्रीकल्चर लैंड के लिए कितनी होगी? 18 मल्टीप्लाई बाय 348 ईयर ऑफ ट्रांसफर. और जिस ईयर में खरीदा था, किस ईयर में खरीदा था चेक करो, 2014-15. उसका इंडेक्स दिया है डिवाइड बाय 240. वेकेंट लैंड की बात करें तो वेकेंट लैंड जो है वो 12 लाख रुपए का खरीदा था. कब खरीदा था? 1-2 में. और 1-2 का इंडेक्स है 100. तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइड बाय 100, ये आ गया. तो मेरा ग्रॉस एलटीसीजी आ गया 1390 और 3324. यस और नो? अब आगे क्या करना है? क्वेश्चन में लिखा है कि आपने बॉन्ड्स खरीद लिए हैं 54 EC सेक्शन में 25 मार्च को. अब बताओ सारे बच्चे, क्या 10 मार्च को आपने ये लैंड बेची थी? तो 10 मार्च से 25 मार्च जो है वो विद इन 6 मंथ्स आ रहा है. हाँ, बट क्या इस वाले में आ रहा है? जून 23 में बेची थी और आप बेच रहे, आप जून 23 में और 25 मार्च 2024 की बात कर रहे हो. क्या ये 6 महीने के अंदर अंदर है? नहीं, ये 6 महीने के अंदर नहीं है. अब क्योंकि ये 6 महीने के अंदर नहीं है तो इस पर वो एग्जेम्पशन नहीं ले पाएगा वेकेंट लैंड पर. समझ रहे हो? बट हाँ,
इस अर्बन वाली एग्रीकल्चर लैंड पर वो ले पाएगा। तो इन्वेस्ट किया है उसने कितना, 30 लाख, बट आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, 1390 की, 1390 की। और ये माइनस करने के बाद सेक्शन 54 इसी, तो मैंने लिख दिया यहां पर कैपिटल गेन 0 रहेगा, यहां पे कैपिटल गेन 0 हो जाएगा, और यहां पर कैपिटल गेन आ जाएगा 33,24,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? फोर्थ का बी पार्ट देखें, मिसेस भारती सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड रिसीव करते हो बच्चों, ये एग्जेम्प्ट इनकम होती है अंडर सेक्शन 82, अंडर सेक्शन 82, ठीक है। बट यस, इसकी भी कुछ एजम्पशंस है। लेट्स सी एग्जामिनर क्या देता है एजम्पशन। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एग्जेम्प्ट एज पर सेक्शन 82। आगे आ जाओ। विनिंग फ्रॉम गेम शो, कौन है करोड़पति, नेट ऑफ टीडीएस है बच्चों, नेट ऑफ टीडीएस है तो क्या करेंगे, ग्रॉस अप कैसे करेंगे, टीडीएस कटा होगा कितना, 30%, भाई लॉटरी वगैरह पर 30% कटता है ना, तो ये 30% कट के होगा, तो यानी ये 70% के बराबर होगा, तो डिवाइड बाय 70 कर देंगे इनटू 100, तो ये आ गया मेरा 125। फैमिली पेंशन की बात करें तो फैमिली पेंशन आपको मिली है, वो भी अदर सोर्सेज में जाएगी 60,000, बट उसमें से डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 57, कितनी, 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव और 15,000 विच एवर इज लेस। अब 1/3 हो गया पेंशन रिसीव का 20,000 और 15,000 विच एवर इज लेस, तो 15,000, तो 15,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, 45,000 टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? शी परचेज अ पेंटिंग ऑफ 65 थ्रू, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80 है, तो आपने 15,000 सस्ती खरीद ली, बट ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि 50,000 से कम है, गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 50,000 से कम है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा निल। बाकी रेंट आपको मिला है फैक्ट्री बिल्डिंग, कॉम्पोजिट रेंट मिला है आपको, क्या मिला है, कॉम्पोजिट फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी। और कॉम्पोजिट रेंट में अगर आप अलग अलग नहीं कर सकते हो तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, अगर आप अलग अलग नहीं कर सकते हो तो सारा का सारा कहां जाएगा, अदर सोर्सेज में, और उसमें ये खर्चे क्या हो जाएंगे, माइनस, तो ये 95,000 अदर सोर्सेज इनकम में जाएगी, जिसमें से ये खर्चे माइनस कर देंगे, ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद आ रहा है 82। ठीक है। रेंट रिसीव फ्रॉम वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड कहां जाएगा, अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू रिलेटिव, आपको इंटरेस्ट कमाया तो भाई ये भी कहां जाएगा, अदर सोर्सेस 7500, दैट्स इट। ये मेरी इनकम हो जाएगी फ्रॉम अदर सोर्सेस 3,39,500, डन। क्लियरली बोला हुआ है, सारे ही क्वेश्चंस में बोला गया कि ये शिफ्ट आउट हो रहे हैं आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी ये किस में जा रहे हैं, ओल्ड रिजीम। जितने भी क्वेश्चन किए हैं बच्चों इस बार एग्जाम के अंदर सारे ही ओल्ड रिजीम पे आए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के आने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखो, मिस्टर अनुप्रीत प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इनकम लॉसेस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ अनुप्रीत showing clearly the manner to be set off and the other items eligible for carry forward with reasons. He filed ITR every year. He does not opt to tax under 115 BAC, मतलब ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम में लेके आना चाहता है। सैलरी इनकम आपको दी हुई है 5 लाख, मैं सैलरी इनकम लिख दी अलग से 5 लाख, और फिर इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इनकम दी हुई है 220 का, लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस दिया है 6 लाख, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस दिया है कितना, 3 लाख का लॉस। तो क्या नॉन स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन इनकम क्या सेट ऑफ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन इनकम के साथ ही हो सकता है, यस, बट नॉन स्पेकुलेशन लॉस जो कि नॉर्मल बिजनेस है वो लॉस किसी के साथ भी हो सकते हैं भाई, तो एडजस्ट कर दिया, बचे कितने, 3। फिर मैंने देखा नीचे कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस दिया हुआ है, तो कैरी फॉरवर्ड आप लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस का 4 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 19-20 का ये लॉस है तो 20-21, 21-22, 23 और 23-24, मतलब इस साल में आप सेट ऑफ कर सकते हो, तो कर देंगे, कितना कर पाएंगे, 3। बाकी लॉस ऑफ बिजनेस और 50,000 विल नॉट बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड कर नहीं पाएंगे क्योंकि 4 साल खत्म हो गए, तो पीजीबीपी इनकम तो हो गई निल। इसके अलावा आपके पास कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन आपने इनकम लिख दी, ये रही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये सेट ऑफ होगा नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे दिया, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दे दिया, अब अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ विद एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी, तो भाई इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, क्या हो गया, कैपिटल गेन भी हो गया 0। अदर सोर्सेज का लॉस दिया हुआ है, अदर सोर्सेज का लॉस किसी भी इनकम का सेट ऑफ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका रूल ही नहीं है कोई, तो
मैंने इसको किसके एडजस्ट कर दिया, सैलरी इनकम के साथ। तो सैलरी इनकम मेरी थी 5, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था मेरा 2। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी तो मैं एडजस्ट कर सकता हूं यहां, हाँ, बट कितना कर सकता हूं? अगर मैं ओल्ड रजीम की बात करूं तो 2 लाख तक कर सकता हूं, तो 2 लाख रुपए तक मैं सेट ऑफ कर सकता हूं। मैंने 2 लाख कर दिया, बाकी रेस्ट क्या कर दूंगा, कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, 3 लाख रुपए अदर सोर्सेज वाला लॉस मैंने एडजस्ट कर दिया, किसके साथ, इस 5 लाख के साथ। तो सारे बच्चे बताओ मेरा आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा नील, नील होगा आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगला आ जाओ, 5 का बी, मिस्टर पवन, एज 36 ईयर्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल, आपको इनकम दे रखी है कुछ, और इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी हो डिफॉल्ट से यानी 115 बीएससी से तो क्या होगा, और अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम से मतलब ओल्ड रिजीम से करना चाहो तो क्या होगा, यानी दोनों केसेस में आपको आंसर निकालने। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 42,000 दिया हुआ है, सॉरी दिया नहीं, दिया तो 60 है, बट आपको पता ना एनुअल वैल्यू है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लेते हैं। मैंने अभी पहले डिफॉल्ट रिजीम से करना स्टार्ट किया, डिफॉल्ट रिजीम मतलब न्यू रिजीम, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिल जाती है, हाँ मिल जाती है, 42 हो जाएगा। इसके बाद पीजीबीपी इनकम मैंने देखा, तो पीजीबीपी इनकम में 536 थी, जिसमें से नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी माइनस हो रखा है और एडिशनल भी, और अगर आप न्यू रिजीम लेते हो तो एडिशनल डेप अलाउड नहीं है, तो आपको प्लस करना होगा, तो मैंने एडिशनल डेप अलाउड प्लस कर दिया, तो 540 हो गया पीजीबीपी इनकम। इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी 1 लाख ऐड कर देंगे अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट्स ऐड कर देंगे अदर सोर्सेस। माइनर की इनकम है, पेरेंट की इनकम में क्लब हो जाती है, तो ये भी क्लब हो जाएगी, बट इस पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हम न्यू रिजीम की बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट रिजीम की, तो इस पे एग्जेम्पशन नहीं मिलती, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 743, टैक्स निकाल लेंगे। टैक्स कैसे निकालेंगे, वही पहले 3 लाख जीरो, अगले 3 लाख, ठीक है, फिर उसके बाद निकालने के बाद सेस वगैरह ऐड करके टैक्स लायबिलिटी आ गई। ओके, अब आ जाते हैं ओल्ड रिजीम में। ओल्ड रिजीम की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम 42 ही रहेगी। पीजीबीपी इनकम में डेप्रिसिएशन, ओहो ये मेरी गलती हो गई है यहां पर, मैं आपको बता देता हूं यहां गलती हो गई है। पीजीबीपी इनकम ऐसे कैसे कर दिया भाई, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया था और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया था, हाँ तो माइनस ही तो रखना था, ऐड करना ही ना, गलती से कर दिया बेटा, सॉरी, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ यहीं पर, मैं यही वाली फाइल आपको भेज दूंगा, ये आ जाएगा 536 ही आएगा, ठीक है, ये 536 ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट आ जाएगा, और माइनर की जो इनकम है उस पर तो क्लबिंग पर एग्जेम्पशन मिल जाती है 1500 रुपए तक की, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो नील हो जाएगी ये बस। तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारी यहाँ पे गलत हो गई है, ग्रॉस टोटल इनकम आएगी 536 प्लस 42 प्लस 1 लाख प्लस 60, यार 7,38 7,38, और इस पे आप डिडक्शन ले सकते हो। अच्छा, ओल्ड रिजीम में तो डिडक्शन ले नहीं पाए, सॉरी न्यू रिजीम में, ओल्ड रिजीम में ले पाओगे क्योंकि कुछ डिडक्शंस भी दी हुई थी, ये देखो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्ट किया मिल जाएगी एटीसी, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया मिल जाएगी एटीसी, और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ये मिल जाएगा एटीजी। तो तीनों डिडक्शंस मैंने क्लेम कर ली, तो मेरी इनकम यहां टोटल इनकम क्या आ जाएगी, 738 माइनस 25 माइनस 30 माइनस 20, ये आ रही है बच्चों 663, कितनी आ रही है, 6,63। इज दैट क्लियर? मैंने टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाली, आपको आती है टैक्स लायबिलिटी निकालना, ठीक है, आप लोग टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है जी। तो ये है हमारा डीटी का पेपर। इसके बाद आ जाता है जीएसटी। अब यार देखो, ये डिफिकल्टीज लिमिटेशंस इन प्री जीएसटी रिजीम में क्या कमियां थी, बुक के अंदर मैंने अपनी मटेरियल के अंदर भी दिया हुआ है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में हो तो मेरी मटेरियल आपको वहां मिल जाएगा। ओल्ड जीएसटी रिजीम में क्या कमियां थी, ओल्ड जीएसटी नहीं, ओल्ड जीएसटी आने से पहले क्या था, वैट वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम में क्या कमियां थी, तो वही आपको यहां पर मेंशन करना है, और इसके कई सारे फीचर्स हैं, मैंने यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखे, ठीक है, ये आप बुक से कर सकते हो, और ये वाला भी राइट शॉर्ट नोट जीएसटीएन, यस ये भी आप बुक से कर सकते हो, वही वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट के कुछ फीचर्स थे, फैसिलिटेशन इन रिटर्न, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स वगैरह वगैरह, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। 7th का ए, Mrs. Pooja is running a fancy store and also a footwear showroom is registered under GST in the same PAN in the state of Uttarakhand. तो यानी ये ब्रांचेस हो गई, हाँ। Miss Pooja is not engaged in making interstate supply. Okay. His aggregate turnover, her aggregate turnover is
50 लाख और 45 लाख, तो ये तो हो गए 95 टोटल। और क्योंकि आप उत्तराखंड में हो तो आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो, और क्योंकि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो तो आपके लिए लिमिट लगेगी 75 लाख, और आपकी टर्नओवर है कितनी 95, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम तो नहीं मिलेगा। मिसेस पूजा इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 75 लाख। उत्तराखंड इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, वैसे 1.5 करोड़ होती है बट उत्तराखंड के लिए 75। इसके बाद कह रहा है वेदर इट इज पॉसिबल फॉर मिसेस पूजा टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन ओनली फॉर फैंसी एंड नॉर्मल फैंसी स्टोर एंड नॉर्मल स्कीम फॉर फुटवेयर। ऐसे नहीं होता, या तो सारे कॉम्पोजिशन में जाएंगे सारी ब्रांचेस, या कोई भी नहीं जाएंगी, तो नो लिख देंगे इसमें, है ना। थर्ड, rework if Mrs. Pooja is running a restaurant as well as a fancy store, whether she is eligible for composition scheme if aggregate turnover in preceding financial year was 30 lakh और 35 lakh from restaurant service। मुझे एक बात बताओ, लिमिट कौन सी लगेगी? 75 ही लगेगी, क्या दिक्कत है? रेस्टोरेंट सर्विस है तो क्या हो गया, लिमिट कौन सी लगेगी? 75 ही, ठीक है, क्योंकि रेस्टोरेंट गुड्स वाली कैटेगरी के साथ ही था, गुड्स वाली कैटेगरी के साथ, तो यहां पे 75 लाख। 75 लाख के हिसाब से अगर हम देखें तो सारे बच्चे बताओ 75 लाख के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है? 75 लाख के लिए मुझे यहां पे एलिजिबल हो जाऊंगा मैं, यस और नो? एलिजिबल हो जाऊंगा मैं क्योंकि 75 लाख से कम है। आगे आ जाओ। 7th का बी, मिस्टर जे रिसीव एडवांस ऑफ 25,000 ऑन 7th में फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ही डिलीवर्ड गुड्स ऑन 16th में, ही रेज इनवॉइस फॉर 75,000 ऑन 20th जून एंड रिसीव बैलेंस पेमेंट ऑन द सेम डे बाय एनईएफटी। मुझे एक बात बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ गुड्स सेक्शन नंबर 12(2) क्या कहता है? सेक्शन 12(2) कहता है एज पर 12(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, टाइम ऑफ सप्लाई इज आइदर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट व्हेन इनवॉइस इज टू बी इशूड, और एज पर सेक्शन 31(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द इनवॉइस मस्ट बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब यूजिंग द अबव प्रोविजंस, ये इंफॉर्मेशन को यूज करके डेट व्हेन इनवॉइस इज टू बी इशूड इज 16th में, 16 में है डेट, क्योंकि इस डेट पर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। हाँ, आपने बनाया 20 मई को है, 20 जून को, बट 16 मई इज द आंसर, तो 16 मई ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? पूरे 75,000 पे, क्योंकि इसमें दो ही थे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस इज टू बी इशू। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट पहले आ गई तो वो आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। कह रहा है अगर यही क्वेश्चन सर्विसेज के लिए होता तो बताओ, अगर ये क्वेश्चन सर्विसेज के लिए होता तो ऐसे केस में कंप्लीशन वाली डेट से 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस बनाना होता है। 16th मई को कंप्लीट किया सर्विस, क्या 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस बना दिया? नहीं, 30 डेज के अंदर नहीं बनाया, तो क्या आंसर होगा? अगर 30 डेज के अंदर इनवॉइस नहीं बनाया तो 16th मई या एडवांस पेमेंट, अच्छा यहां पे पेमेंट डेट भी रेलेवेंट होती है, तो 25,000 रुपए के ऊपर तो 7th मई को ही टैक्सेबल हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, 25,000, और बाकी का डिफरेंस जो है 50,000, उसके लिए क्या करें? 50,000 के लिए 16 में आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो टाइम ऑफ सप्लाई इज 7th में फॉर 25,000, 16th में फॉर 50,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट। तो ये खत्म। अगला क्वेश्चन है एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन आया है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आपने पढ़ा होगा लायबल होते कि 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। लायबल हुए 1 अक्टूबर को, अप्लाई कर दिया 20 अक्टूबर को, तो बिल्कुल सही टाइम पे किया। तो जिस डेट पर लायबल हो गए, लायबल वाली कौन सी डेट है बताओ? 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को ही आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। अगला वाला पार्ट है कि अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस रेज नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, अप्लाई नहीं की, तो ऐसे केस में जिस डेट पर सर्टिफिकेट आएगा वो डेट होगा इफेक्टिव डेट। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 10th ऑफ नवंबर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन बोल रहा है श्याम ट्रेडिंग कंपनी ऑफ कोलकाता हैज इंपोर्टेड 1 मशीन बाय एयर फ्रॉम यूएसए। कस्टम का क्वेश्चन है। एफओबी वैल्यू दी हुई है $25,000, लाइसेंस फीस दिया है $500। अब लाइसेंस फीस जो है वो ऐड होगा कि नहीं होगा रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स? द बायर वर रिक्वायर्ड टू पे इन यूएसए एज अ कंडीशन ऑफ सेल। ये सेल की कंडीशन है तो ऐड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एफओबी वैल्यू ऑफ कस्टम में ये ऐड हो जाएगा $25,500। मैंने साथ में ही रुपीज में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि डॉलर के एक्सचेंज रेट दिया हुआ था। बिल ऑफ एंट्री है 30 जुलाई को, अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट है 10 अगस्त को, विच एवर इज अर्लियर लेंगे तो बिल ऑफ एंट्री वाली डेट लेंगे। तो 30 जुलाई को रेट ऑफ एक्सचेंज था 75, तो रेट ऑफ एक्सचेंज 75 ही लेंगे। 75 के हिसाब से अगर मैंने लिया तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 75 के हिसाब से, तो आ रहा है 19,12,500। अब इसके अंदर फ्रेट चार्जेस क्या करते हैं? ऐड।
फ्रेट चार्जेस जो है वो चेक करना होता है कि 20% ऑफ FOB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि ये बाय एयर है इसलिए चेक करना होता है, तो 20% ऑफ FOB चेक किया, उससे कम बन रहा था, तो इसलिए जो दिया हुआ है वही ले लेंगे, उसको भी मैंने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद डिजाइन इंजीनियरिंग चार्जेस, क्योंकि ये कहां पे किए गए हैं, मुंबई में, तो ये नहीं आएंगे। बाइंग कमीशन ये नहीं आएगा, बाइंग कमीशन कभी नहीं आता, सेलर कमीशन आता है। इंश्योरेंस चार्जेस, अब मैं ये मान के चलूं, क्योंकि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट दिया नहीं हुआ, मैं मान के चलूं ये इंश्योरेंस कौन से वाला है, इन ट्रांजिट वाला है, तो ऐड करेंगे। क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हुआ, मैंने इंश्योरेंस इन ट्रांजिट माना है। देखो एज्यूमिंग लिखा है कि नहीं लिखा, तो एज्यूमिंग इट इज फॉर इन ट्रांजिट। अगर इन ट्रांजिट है तो ये 8,000 रुपए ऐड होंगे, और अगर इन ट्रांजिट वाला नहीं है, ठीक है, तो ये ऐड नहीं होंगे ऑब्वियसली। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद बताओ, डेमरेज चार्जेस होंगे। डेमरेज चार्जेस एयरपोर्ट में हुए हैं, नहीं होंगे। एयरक्राफ्ट के अंदर होते तो होते, बट एयरपोर्ट में नहीं होंगे, तो ये वाले डेमरेज चार्जेस भी इंक्लूड नहीं होंगे। ये रहेगा मेरा असेसेबल वैल्यू। इज दैट क्लियर? दैट्स इट दोस्तों, ठीक है। ये था हमारा जून 2024 का पेपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पूरा कंटेंट समझ में आया होगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। बाय बाय।